सिखाया तूने ही है खिलाया हंसना रोना चल। Welcome back students. Thank you for giving support to me. लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इस चैनल को। आपकी वजह से चैनल की जो इंक्रीमेंट हो रहे हैं वॉच मिनट के अंदर भी और साथ में सब्सक्राइबर भी रेगुलर मेरे बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ आपका सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम कंटिन्यू आपकी सेवा में लगे रहें। चलो हम बात करते हैं आज एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। जैसे कि एटॉमिक नंबर हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम जेड अल्फ़ाबेट जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे या इसको हम इक्वल रखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने लिख दिया, पर साइड में साथ में हमें एक बात और लिखनी पड़ेगी, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। कैसा एटम होना चाहिए बेटा? न्यूट्रल। ये ना हो कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ब्रोमीन 35 और मास नंबर है इसका 80। यहाँ पर जो जेड जो है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, जैसे ए के नीचे है जेड, ऊपर क्या रहेगा? एक्स, ऊपर रहेगा ए। यहाँ पर हम ए की जगह एक्स ले लेते हैं बेटा। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, यहाँ ये जेड रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? ए को हम लिखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे ब्रोमीन 35 और 80, यहाँ पर 35 क्या है? जेड क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ब्रोमीन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 35, और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं 35, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 35। अगर हम इसमें बात करते हैं मास नंबर कितना गिवन है? 80। अब मास नंबर को जो हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। मास नंबर जो है वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को सम करके हम क्या निकालते हैं? ए, मास नंबर। अब यहाँ से हमारे पास ए गिवन है बेटा 80, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। प्रोटॉन भी गिवन है हमें 35, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 80 में से 35 को माइनस कर दो, तो 80 - 35 कितना हो बेटा? यहाँ पर हो जाएगा 45। तो ये हमारे न्यूट्रॉन निकले। तो एटॉमिक नंबर के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स, नीचे आएगा जेड, ऊपर रहेगा ए। जेड क्या? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या? एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। या तो बेटा ये बात ध्यान देना, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये ले लो हीलियम 2 पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? ठीक है बेटा। अब हीलियम का जो ओरिजिनल एटम होगा, पेरेंट्स एटम, उसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। ठीक है, अब ये कहता है कि इसमें प्रोटॉन कितने बेटा? 2 इस वाले में, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4 में से 2 गए 2। अब रही बात इस केस में, इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 2, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल है। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2। पर ये वाला केस ले अगर हीलियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, पहले ही 2 थे, अब इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद कितने बचे बेटा? 0, क्योंकि न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। पर वो अगर वो कोई केटाइनिक है या एनाइनिक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हम लाइक एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबरिंग बताओ। पहले इसको निकालने से पहले हम एल्युमिनियम का एक ओरिजिनल एटम लेते हैं। एटॉमिक नंबर है इसका 37, मास नंबर है 47। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 3। प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 27 + 13 14। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज आ जाए बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात ध्यान देना। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो कितने बचे? 10। पहले 13 थे, अब 10 बचे। प्रोटॉन सेम रहेंगे, प्रोटॉन लॉस नहीं होते, प्लस का चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से ही होता है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है बेटा।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्लोरीन नेगेटिव। अब क्लोरीन नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने निकालने हैं। तो पहले इसका पेरेंट एटम लो, क्लोरीन 17 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 35। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, प्रोटॉन कितने हैं 17, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, न्यूट्रॉन रहेंगे 12 कह रहा हूँ 18। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव में देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना बेटा, प्रोटॉन ऐड नहीं होगा, प्रोटॉन एज इट इज़ 17 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन एज इट इज़ 17 रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, नेगेटिव का मतलब एक ऐड होना। यहाँ तक समझ आया बेटा। अब ये वाले कुछ और एग्जाम्पल होंगे, आप खुद ही करना ट्राई। हमारा अगला टॉपिक है आइसोबार, आइसोटॉप्स, और मेनली 2 ही टॉपिक हैं, होते तो कई 3-4 टाइप के हैं, आइसोटोन्स भी होते हैं, पर आइसोबार, आइसोटोन्स क्या है, सॉरी आइसोटॉप्स। आइसोबार में ये कहता है वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसे कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, और मास नंबर इनका सेम होता है 14। यहाँ मास नंबर दोनों का सेम है 14, सिर्फ क्या अलग है बेटा एटॉमिक नंबर, डेट इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर अलग हो, मास नंबर सेम हो, आइसोबार। आइसोटॉप क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं बेटा, एक का नाम है प्रोटियम, प्रोटियम का सिंबल H1, ड्यूटेरियम का D, ट्रीटियम का T। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, पर मास नंबर इनका सेम नहीं है। मास नंबर क्या 1, 2, 3। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर नीचे वाला सेम है, पर मास नंबर सेम नहीं होते। जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो आइसोटॉप्स, आइसोबार, इनके एग्जांपल्स हैं, और एक एग्जांपल हो रहा है क्लोरीन का 35 और 37, 17 एटॉमिक नंबर है। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, तो आपको बताना है कि एटम कौन सा होगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटम जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसकी न्यूक्लियस चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जो मॉडल थे वो हम 2 कर चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमस मॉडल। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। डेवलपमेंट करना है बोहर मॉडल की तरफ, पर अभी बोहर मॉडल की तरफ एकदम नहीं जाना। अब यहाँ पर वो बातें हमने करनी है जो मैक्सवेल की लिमिटेशन के दौरान हमने पढ़ी थी, रदरफोर्ड की लिमिटेशन के दौरान पढ़ी थी। जो रदरफोर्ड का मॉडल आया था, मैक्सवेल ने इसकी लिमिटेशन निकाली थी, वो हम कहीं ना कहीं बातें इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा इम्प्रूव किया गया ताकि बोहर मॉडल को बनाया जा सके। रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर इम्प्रूवमेंट था ताकि बोहर मॉडल बनाया जा सके। तो यहाँ पर 2 पॉइंट देखने को मिले। फर्स्ट पॉइंट ये था ड्यूल करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो थी जब चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है विद एक्सेलरेशन, तो ये वाली रेडिएशन पैदा होती हैं। तो इन रेडिएशन के बाद 2 करैक्टर थे। ड्यूल का मतलब है बेटा 2, कौन से, ड्यूल का मतलब 2 करैक्टर थे बेटा, कौन सा, एक तो वेव नेचर और दूसरा कौन सा था बेटा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पता चला और इनको एक्सप्लेन किया गया आगे। स्पेक्ट्रा जो हमारा विबग्योर का आपने नाम सुना होगा, वो एक तरह से स्पेक्ट्रा ही है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं हम अलग अलग करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये स्पेक्ट्रा है, ये जैसे स्पेक्ट्रा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को हम अलग अलग करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूल नेचर में हमने 2 बताए, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। पहले लेते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव नेचर, जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दी थी कि चार्ज बॉडी एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल।
थोड़े बड़े लेवल पर इसने चार्ज बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करा ताकि रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। उसने सजेस्ट करा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करते हैं अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। यहाँ पर बेटा ये ही सजेस्टेड, ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं यूज होंगी ये बातें सारी। इलेक्ट्रिकल पार्टिकल जब मूवमेंट करता है एक्सेलरेशन के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। इन्हीं ये जो फील्ड बने हैं ये एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं बेटा, और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जो हमारे पास लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन known from early day and speculation about its nature dates back to remote ancient times। ये पहले रेडिएशन जो थी पहले मानते थे और इसका पहले भी पुराने समय में इनको समझा गया था कैसे न कैसे। जब न्यूटन के एक्सपेरिमेंट हुए थे, लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल। जब न्यूटन एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो कहता है ये एक पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल मीन कॉर्पस्कल्स, मतलब पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को बनाते हैं। इट वाज ओनली इन 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी की बात थी कि पार्टिकल्स बोला गया, जबकि वेव नेचर और लाइट बाद में एस्टेब्लिश हुई है। मतलब लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर। बेटा वेव नेचर आप समझ तो गए होगे, लाइट के वेव की तरह मोशंस होते हैं लाइट के। यहाँ वजह से ये लाइट के मोशंस हैं ऐसे वेव मोशन अप डाउन। जो अपर पार्ट है उसको क्या नाम बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले को हम बोलते हैं, ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं बेटा डेप्थ। बेटा अपर पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, इसके बारे में ये वाली जो रेडिएशन बनी थी ये कुछ इस तरह से बनी थी। देखो अगर हम डायग्राम में देखें, एक जो रेडिएशन थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक थी मैग्नेटिक फील्ड की। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था और एक था मैग्नेटिक फील्ड का। ये दोनों कंपोनेंट अगर इनकी बारे में एक्सप्लेनेशन हम पढ़ें, कुछ 2-3 पॉइंट्स बनते हैं इनके ऊपर भी। यहाँ पर मैक्सवेल ने सबसे पहले लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करा और बताया कि ये ऑसिलेशंस करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जब वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है और ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी बोले जाते हैं। और एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब एक दूसरे के दोनों फील्ड परपेंडिकुलर भी हैं, 90 डिग्री के एंगल पे भी हैं, और साथ में जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके ऊपर भी वो 90 डिग्री के एंगल पर दोनों देखी गई। सेकंड पॉइंट, साउंड वेव, वाटर वेव, साउंड वेव और वाटर वेव को इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर एयर के पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऐसी कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। अगर हम तालाब के पास जाते हैं तो पानी में पत्थर फेंकते हैं, वहाँ से वाटर वेव जनरेट होती है। अगर पानी ना होता तो वाटर वेव कहाँ से जनरेट होंगी, नहीं होंगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। वो उनको जब अरेंजमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है और उसमें हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पर रेडिएशंस को अरेंज करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे आपने रेडियो सुने होंगे, रेडियो के बारे में एक होता है FM, एक होता है AM। इनकी फ्रीक्वेंसी का जो चेंज होता है रेट वो अलग अलग मिलता है। जैसे FM में भी कई सारे आते हैं, एक तो मिर्ची FM, रेड FM। आप इनकी फ्रीक्वेंसी को नोट करो, अपने मोबाइल में ही नोट करो क्या किस फ्रीक्वेंसी पर ये मूवमेंट करते हैं, ये रन होते हैं, चलते हैं। तो ये आपका काम है बेटा। अब इसके बाद है यहाँ पर एक है विजिबल लाइट। जैसे हम अपनी लाइटें हैं जो हम सन की रोशनी में हम देख पाते हैं, उसमें जो लाइट आई उसका नाम क्या है, विजिबल सनलाइट। विजिबल लाइट, इस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ, हम अभी बात करेंगे किस रीजन में ये लाई करती है। अब
फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अलग अलग तरह की यूनिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को शो करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर इसके ये 4 पॉइंट थे मैक्सवेल ने जो दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, ये याद करना। सिंपल से पॉइंट है। अब ऐसा यूनिट जो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ का जो जिक्र आया, इसके बारे में अगर हम बात करें ये चीज़ें थी क्या। जैसे मान लो हम बात करते हैं एक बारी वेव के बारे में। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू चल सकता है। ये जो क्रस्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, डिस्टेंस, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। ये ट्रफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डेट इक्वल आल्सो ट्रफ के बीच में दूरी वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ या टू क्रस्ट या टू ट्रफ डेट इक्वल वेवलेंथ। ठीक है, तो तुम क्या नाम बोलेंगे, वेवलेंथ का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर जो इस क्रस्ट की या ट्रफ्ट की क्या बनेगी, डेप्थ, और उसकी क्या बनेगी, हाइट और डेप्थ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा, इसको हम क्या नाम बोलेंगे, एम्पलीट्यूड नाम बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ये बात ध्यान देना, मतलब हाइट या डेप्थ ऑफ क्रस्ट या ट्रफ डेट इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। अब ये होगी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। एक होता है वेव नंबर को वी बार से डिनोट करते हैं डेट इक्वल वेव नंबर होता है इन्वर्स ऑफ लैम्डा, मतलब वेवलेंथ का इन्वर्स कर दो। वेवलेंथ का इन्वर्स कर दोगे तो वेव नंबर बन जाता है। ठीक है, एक रिलेशन हमें देखने को मिला स्पीड ऑफ लाइट के बीच में, फ्रिक्वेंसी के बीच में। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, c से। और इनका क्या रिलेशन है, देखो, जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा कम होगी। फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा वी बना कर थोड़ा ऊपर से ऐसे करके डेट इक्वल न्यू, NU इसका सिंबल है फ्रिक्वेंसी का। और जो यहाँ पर वेवलेंथ का जो फॉर्मूला दिया जाता है, वेवलेंथ इक्वल टू c/न्यू। तो ये वाला एक फॉर्मूला और याद रखना आपने, वेवलेंथ इक्वल टू c/न्यू। ठीक है बेटा, ये इसके ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें गिवन मिलेंगी। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो बेटा, इसके बाद हमारा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ देखो, यहाँ पर एक लॉन्ग रेडियो वेव, ऊपर है फ्रिक्वेंसी, नीचे है वेवलेंथ। 10 की पावर 8, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 कम होती जा रही है वेवलेंथ, माइनस में आगे 10 की पावर -16। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रिक्वेंसी 0, आगे बढ़ती जा रही है फ्रिक्वेंसी लगातार। ये कौन कौन सी रेडिएशन की बात कर रहा है, लॉन्ग रेडियो वेव 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 4, AM आ गया 10 की पावर 6, फिर आगे रेडियो वेव है AM FM 10 की पावर 8, माइक्रोवेव 10 की पावर 10, इंफ्रारेड 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 14, यूवी लाइट का जो रीजन है 10 की पावर 14 और 10 की पावर 16 के बीच में 10 की पावर 15, ये इसको निकाल लिया यहाँ पर। ये विजिबल लाइट को जब प्रिज्म से पास करते तो ये विबग्योर दिखाई देता है। यहाँ पर वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर की और यहाँ पर 750 नैनोमीटर। विबग्योर में वॉयलेट से लेकर रेड तक ये 750 नैनोमीटर का रीजन रेड रीजन है। ठीक है बेटा, ये नैनोमीटर्स के अंदर ली गई है, ये बात ध्यान देना। ऊपर की जो है वो भी नैनोमीटर में तो नहीं है, पर ये वाली नैनोमीटर में है, ये बात याद रखना। विबग्योर ये रीजन है विजिबल लाइट का। उसके बाद आता है यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट 10 की पावर 16, एक्सरे 10 की पावर 18, 10 की पावर 20 से लेकर 10 की पावर 24, गामा रेज। अगर प्रदीप की बुक में कॉस्मिक रेज और दे रखी होगी उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पर गामा रेज तक ही ध्यान दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस भी आता है, या अगर हम बात करें यहाँ पर ये एक फॉर्मूला गिवन है C = फ्रिक्वेंसी लैम्डा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा = c/न्यू।
और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेंगे। ये एक्यूरेट वैल्यू है 2.997925, वो राउंड फिगर करके 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक विविध भारती ऑल इंडिया स्टेशन है, हमने न्यू दिल्ली के अंदर, आपने सुना हो, वहाँ से फ्रिक्वेंसी निकलती है 1.368 किलो हर्ट्ज़ की। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकली, इसको आप वेवलेंथ निकालो। ठीक है बेटा, वेवलेंथ कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। फ्रिक्वेंसी दे रखी है किलो हर्ट्ज़ में, किलो का मतलब होता है 10⁻3। इसको डिवाइड कर देना, आपकी क्या निकल आएगी, यहाँ पर वेवलेंथ निकल आएगी। ठीक है बेटा, या इसको अगर किलो हर्ट्ज़ में निकालना तो किलो हर्ट्ज़ में, नहीं तो 10⁻3 लगाकर निकाल लेना। पर एक बात ध्यान देना कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है सेकंड में है, किलो 10⁻3 है, सेकंड का बजेगा क्या, मीटर में, तो 219.3 मीटर इसकी वेवलेंथ रखी विविध भारती स्टेशन की है। अब जो वेवलेंथ है, ये वाला अगला क्वेश्चंस जो है, वॉयलेट 400 नैनोमीटर से रेड 750 नैनोमीटर, इनके अलग अलग आपने वेवलेंथ जो गिवन है फ्रिक्वेंसी निकाल लेना। फ्रिक्वेंसी पहले वॉयलेट लाइट की, फिर किसकी निकालनी है, रेड लाइट की। उसके बाद एक आता है नीचे वाला क्वेश्चन है वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स वी के ऊपर बार है, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। पहले गिवन क्या आपको, वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम क्या होता है, 10⁻10 होती है एंगस्ट्रोम की वैल्यू। तो आप पहले इसकी वेवलेंथ गिवन आपने क्या निकालना है, वेव नंबर। फिर वेव नंबर निकालने के बाद फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, C/λ। तो ये वाला जो नेचर था वो कौन सा नेचर था, दैट इज द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है बेटा, इस वीडियो में वेव नेचर, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम क्या सुनेंगे, पार्टिकल नेचर के बारे में। आप बेटा सपोर्ट जरूर करें, मैसेज करें, लाइक करें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।